नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज बीपीएससी के लिए जो आप लोगों का लगातार कमेंट भी आ रहा है कि इसको कंटिन्यू करिए, तो इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा। नहीं पसंद आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसके थ्रू हम लोग उसको चेंज करेंगे। देखो, 2-3 दिन के अंदर जो 68th बीपीएससी है इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आज कुछ लोगों 7-8-10 लोगों का इंटरव्यू है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद इंटरव्यू मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे एंड इट शुड गिव यू द डिज़ायर्ड मोमेंटम और जो थ्रस्ट चाहिए, ताकि आप भी अगला एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल सके। देखो, एग्ज़ाम में फेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस फेल्योर से सीख लेना है। टर्न फेल्योर इनसाइड आउट। जो आप फेल करते हैं तो वो वहाँ से फीडबैक लीजिए, टेक इट लेसन, एडॉप्ट, और जो लेसन्स है उससे फीडबैक लेकर आप अपने चीज़ों को एडॉप्ट करिए, रीअलाइन करिए। बिकॉज द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सिलेबस जो है, मतलब क्या क्या जो टॉपिक है, आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है। टेलीग्राम लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है। हम लोगों ने ये तय कर रखा है कि पहला पेज तो हम पढ़ेंगे। देखो, ये मालदीव्स वाला जाता है चाइना, और चाइना जाकर वहाँ से फिर आता है, बोलता है कि इंडियन ट्रूप्स को 15 तारीख का डेडलाइन देता है कि सब लोग आप लोग यहाँ से हट जाइए। पर इनको ये भी समझ में आना चाहिए कि दे आर एट ए स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी। अगर इनका फिर से पानी वाला प्लांट फेल कर जाएगा तब कैसे जिएंगे। और ये जो बॉस है, ये जो ड्रैगन है, ये जो डेप्ट पॉलिसी में इनको फंसाएगा, तब फिर बाप बाप करके भारत के पास आएंगे। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ये मिलिंद देवड़ा वाला कुछ मसाला न्यूज़ है, इसको पढ़ लेना। साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी बेंगलोर का चाहता है, अब पार्टी बदल लिया है। तो पहला पेज तो हम लोग पढ़ेंगे। राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ताकि हम लोग वेल इन्फॉर्म्ड रहें। सेकेंड पेज उसी का एक्सटेंशन है। तो पहला पेज अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पहला पेज तो कंटिन्यू करना ही है। अगर एक्सटेंशन भी पढ़ना चाहते हो ताकि डिटेल न्यूज़ रहे, एक इन्फॉर्म सिटीजन रहो, तो इसको जरूर पढ़ सकते हो। ये प्रेमिका का हत्या हो रहा है, अब हत्या होते रहे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आर्मी दिवस है, काटते चलना। आर्मी दिवस है, आर्मी दिवस है। देखो, अपना समय जाया मत करना। अभी वो समय है जहाँ पे तुमको अभी लग रहा होगा कि बहुत समय बचा हुआ है, 8-9 महीना, पर याद रखना कि इसमें बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो 3-3 साल और 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका मेंस वो रेडी है। तो तुम्हारा ये जो 7 महीना 6 महीना है, पीटी पर प्लस मेंस दोनों करो। एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, जाया मत जाने दो। अखबार पढ़ के फालतू नॉनसेंस चीज़ एकदम नहीं पढ़ना है। कोई काम का है ये सब क्या हम लोग के लिए कि आम आदमी पार्टी घूम रहा है जे कॉलोनी में, ये हमारे काम का है क्या। सीधा ये सब कोई काम का नहीं है। प्रधानमंत्री जी के फैन हो तो बाद में। अब देखो, ये दानिश अली जिसको बिधुड़ी गाली दिया था वो ज्वाइन किया है, उसको तो हमारे काम का नहीं है भाई। ये देखो, कुछ नफरत फैला रहा है। बात तुमको बार बार दिखा दे रहे हैं जान जान से काट के। कोई ये सब देखो, ये सब पन्ना पढ़ना मत। हाँ, अब हमारा काम का होगा। अब देखो, अटल सेतु वाला पे आया हुआ है, जो पहले तुमको बताए हैं, प्रीलिम्स के लिए है, कोई काम का नहीं है। मोरल पुलिस पर है, देख सकते हो, आर्टिकल से कुछ नहीं निकलेगा। ये देखो, इंडिया ब्लॉक से है, हमारे किस काम का आएगा इंडिया ब्लॉक। अ ट्रूथ, ये देखो, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं जे साई दीपक, रिलीजियस मैटर के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, पर ये हिंदुत्व की बात करेंगे, द्रविडियन मूवमेंट की बात करेंगे। अब कुछ और देख रहे हैं क्या। रीजनल नेवी, वो पायरेट्स वाला का बात है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पर एग्जाम से, हमारे एग्जाम से नहीं टकराएगा। अब देख रहे हैं कि टुवर्ड्स अ प्रैग्मेटिक फ्यूचर फॉर इंडिया, ये मतलब इन्वायरमेंट की बात कर रहा है ना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है ये वाला। देख, कुछ एड्रेसिंग इन्वॉल्व लीडिंग द क्लाइमेट डांस, मतलब ये देख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो पहली बात हम देखते हैं कि क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक बीपीएससी पूछता है क्या। अपना सिलेबस खोलो, यहां पे फटाक से तुमको दिख गया, जाकर देखना टेलीग्राम ग्रुप में हमने टॉपिक तुमको इन्वायरमेंट, और खूब पूछ रहा है, लगातार भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है इन्वायरमेंट से।
इसका मतलब है कि मिसयूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, मतलब ये इन्वायरमेंट से तो दबा के क्वेश्चन पूछ रहा है। 8 नंबर में तो ग्रीन हाइड्रोजन पर भी क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया, GS2 का पेपर से मेरा टकरा गया। तो ये दोनों हम आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले ये आर्टिकल हम पढ़ते हैं। ये आर्टिकल मतलब एक्सीलेंट आर्टिकल है, ब्यूटीफुल आर्टिकल। इस आर्टिकल से इतना अच्छा पॉइंट तुम्हारा निकलेगा कि तुमको इसको आर्टिकल को पढ़ना चाहिए। हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके तुमको पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे इसको एक्सटेंड कर सकते हो, कैसे यहाँ से तुम 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल निकाल सकते हो। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, कैसे निकाल सकते हो। जैसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन में तुम ये निकाल लोगे, जो ग्रीन हाइड्रोजन पर इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है और बीपीएससी पहले भी पूछ चुका है ग्रीन हाइड्रोजन पर, तो वो अभी हम तुमको एक्सटेंड करके समझाते हैं कि कैसे ये टॉपिक को इस्तेमाल कर सकते हो। ये आर्टिकल को जरूर पढ़ना, बहुत ब्यूटीफुली रिटेड आर्टिकल है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी इन्वायरमेंट रहेगा, ग्रीन हाउस गैस क्या करता है। ग्रीन हाउस गैस में तुम लोग को हम रेजोनेंस में बताए हैं, मीनाका जलवा करके बताएंगे, अभी नहीं बताए हैं इसमें। मीनाका जलवा है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, काम का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, जल मतलब वाटर वेपर है, और फिर ओजोन हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस तुमको इतना पता होगा कि जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो हमारे पास इस टॉपिक से क्या क्या पॉइंट निकलता है। कुछ पॉइंट हम इंट्रो के लिए रेडी कर रखेंगे, कुछ पॉइंट बॉडी के लिए रखेंगे, और कुछ पॉइंट हम वे फॉरवर्ड रखेंगे कि कैसे करेंगे। जब भी ग्रीन हाउस गैस पर क्वेश्चन आएगा, मेरे पास फॉर्डर रेडी है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आएगा, मेरे पास फॉर्डर रेडी है और हम धुआं मचा देंगे। कैसे, देखो, इंट्रो पे ही हम लिखेंगे कि जो क्लीन इन्वायरमेंट है इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। कैसे, आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ डज नॉट मीन राइट टू अ सिंपल लाइफ। राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निफाइड लाइफ में बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल है वो। डिग्निफाइड लाइफ मीन्स right to have a clean environment, right to have a clean air, right to have a clean water. So these are the fundamental rights which is enshrined in the Indian Constitution. So the clean environment is a part of the fundamental right of the Indian citizen. एक फैक्टर मिल गया, स्टार्टिंग यहीं से ले लेंगे। हमारे पास जब हम कुछ बात करते हैं तो हम तथ्यों के साथ बात करेंगे। जब तथ्य के साथ बात करेंगे तो ओछी बात नहीं लगती है, हल्की बात नहीं लगती है, और बगल में हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि वो तथ्य कहाँ से लिया गया है। जैसे ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए कतई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है, पर कैपिटा मतलब पर व्यक्ति, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, इज 1.9 टन। कहीं भी इस्तेमाल करना इस इंफॉर्मेशन को यार, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड आएगा, ये तुम्हारे पास शस्त्र है। पर कैपिटा हम कितना करते हैं, 1.9 टन। ग्लोबल एवरेज कितना है, 5 टन। इसका मतलब कि जो विदेश जो है, वेस्टर्न नेशंस है, दे शुड नॉट गिव अ सर्मन और द लेक्चर्स रिलेटेड टू द ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन। तुम एक व्यक्ति 5 टन करते हो ऑन एन एवरेज, और हम लोग एक व्यक्ति 1.9 टन करते हैं, सो स्टॉप गिविंग द सर्मन्स। ठीक है, पहली बात। एक और फैक्ट मेरे पास होना चाहिए, कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, कि भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम नेट जीरो एमिशन कर देंगे 2070 तक। यकीन मानो कि ये 3 तुम्हारे पास फैक्ट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। कोई भी ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन आएगा उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो तुम, क्योंकि देखो कंटेंट का तो लिमिट नहीं है ना, कंटेंट तो बहुत सारा है, पर वो कंटेंट जो हमारे एग्जाम में हेल्प आ जाए वही काम का कंटेंट है। अब बॉडी में इंटर करो कि जब भी देखो यहाँ बॉडी लिखे हुए ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए, फैक्ट और फिगर होना चाहिए। देखो 76% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस जो होता है एनर्जी सेक्टर से आता है, मतलब पावर प्लांट से आता है। एनटीपीसी देता है, अदानी है, जीएमआर है, 500 पावर प्लांट है जो एमिशन करता है। एग्रीकल्चर 13% कंट्रीब्यूट करता है और इंडस्ट्री 8% कंट्रीब्यूट करता है। ये मेरे पास फैक्ट एंड फिगर हो गया कि जब भी हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। ये जो हम फैक्ट कहां से लिए हुए हैं, ये हम इस आर्टिकल से लिए हुए हैं। अब ध्यान से देखो, ये आर्टिकल में अब हमको कहना है कि अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग कम करना है तो जो ग्रीन हाउस गैस वाले जो सेक्टर्स हैं इन पे कुछ ना कुछ कंट्रोल करना होगा। तो अब मेरे पास फैक्ट क्या क्या हो जा रहा है, हाउ टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। पहला, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है धीरे धीरे उनको हमको रिप्लेस करना चाहिए। किस चीज से, सोलर पावर प्लांट से रिप्लेस करिए, रिन्यूएबल पावर प्लांट विंड से करिए। और सोलर पावर प्लांट पोटेंशियल हम लोग के देश में बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल देश हैं। और जब सब ट्रॉपिकल देश हैं, तो हमारे पास जैसे जैसलमेर हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो वहाँ पर विंड और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम लोग बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हमको उसको रिप्लेस करना चाहिए धीरे धीरे इन अ टाइप फेज मैनर।
हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम करना चाहिए। जैसे 2 पहिया वाहन है, उसमें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस्तेमाल करो, बहुत इफिशियंट है। जैसे भी ओला का स्कूटर है, इतना एफिशिएंट है, 4 घंटा में पूरा, 5 घंटा में पूरा चार्ज हो जाता है, आराम से 120 किलोमीटर चलता है। और सरकार इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को। तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे हमने कोल बेस्ड पावर प्लांट को धीरे धीरे कहा कि रिन्यूएबल बेस्ड पावर प्लांट से इसको रिप्लेस करिए, इसका मतलब कि जो एनर्जी सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है उसको हम कम करने की बात कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने की जरूरत है। तीसरा तुम देखो कि प्रोमोटिंग द ग्रीन हाइड्रोजन फॉर द इंडस्ट्री एंड द ट्रांसपोर्टेशन। जैसे तुम देखो अब यहाँ पे इसको तो टैकल कर दिए, सॉल्यूशन के रूप में दे दिए। अब इंडस्ट्री 8% करता है, तो इंडस्ट्री को कैसे टारगेट करेंगे। जैसे देखो आयरन एंड स्टील प्लांट है, जैसे हम पावर प्लांट इंजीनियर हो तो हमको पता है कि जो भी पावर प्लांट होता है वहाँ पे कैप्टिव पावर प्लांट होता है। कैप्टिव पावर प्लांट का मतलब ये होता है कि भाई हमारा एक दिन में 10 मेगावाट पावर प्लांट की जरूरत है, तो हम 10 मेगावाट बिजली की जरूरत है, तो 10 मेगावाट हम क्या करेंगे कि हम अपने प्लांट में ही प्रोड्यूस करेंगे और उसको हम खरीदेंगे किसी और से नहीं। जो हमारी जरूरत का चीज़ है उसको हम अपने पावर प्लांट से प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कैप्टिव पावर प्लांट। तो अगर तुम देखोगे कि एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है, आयरन एंड स्टील का जितने भी प्लांट होते हैं, दे नीड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आप कोल बेस्ड पावर प्लांट से लेके आ रहे हैं तो वो तो CO2 एमिट करेगा। जब CO2 एमिट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करेगा, तब तो फिर आपका जो ग्रीन हाउस गैस है उसका एमिशन होते रहेगा और आपका ग्लोबल वार्मिंग होते रहेगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े प्लांट है, जैसे आयरन एंड स्टील का प्लांट है या जो भी इंडस्ट्रीज के प्लांट है, इनको ग्रीन हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में अभी एक ग्रीन हाइड्रोजन बस भी चला है। वो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि आप पानी है, वाटर है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए और उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है ये बहुत ही कैलोरीफिक वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा हाई है, इसको आप फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हाइड्रोजन को हमको इस्तेमाल करना है, तो इस हाइड्रोजन को हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी आ चुका है। और इस हाइड्रोजन को आप जिस इंडस्ट्रीज में ज़रूरत है, जहाँ पर बिजली बनाने की ज़रूरत है, हीट की ज़रूरत है, आप वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर लीजिए कोयला की जगह। तो आप इंडस्ट्री से जो एमिशन हो रहा था उसको कम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो कार अगर हाइड्रोजन की चल सके, जैसे नितिन गडकरी कार से जो चलते हैं वो हाइड्रोजन से चलता है, तो अगर आप कार को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हाइड्रोजन पर बेस्ड है, बड़े बड़े बस अगर हाइड्रोजन बेस्ड आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो आप इंडस्ट्री से जो एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का, उसको आप कम कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों को क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर 13% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 76, 8, 84, 10, 94, 3, 97। तो आप बोलेंगे सर 3% क्या हुआ, तो 3% मिसलेनियस एक्टिविटीज में आप काउंट कर लीजिएगा। तो क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। सिंस एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 18% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस हेंस इन स्टिमुलस, तो अगर आप देखोगे ना कि तो आप किसानों को इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का जब भी आप सब्सिडी देते हैं तो उसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। और जो स्ट्रीमलाइन अगर हम उसको कर देंगे, कैसे उसको स्ट्रीमलाइन कर देंगे, आपको पता है कि सरकार इनको सोलर पैनल्स देती है जिससे उनका मोटर चलता है। तो इस तरह के स्कीम से आप जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन एग्रीकल्चर से है उसको भी कम कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज का भी सोल्यूशन देख लिए, एग्रीकल्चर का भी सोल्यूशन देख लिए, और ग्रीन हाउस गैस जो एनर्जी सेक्टर से आ रहा है उसका भी सोल्यूशन देख लिए। तो मेरे पास इंट्रो के लिए भरपूर फॉर्डर हो गया। अब तुम कोई भी क्वेश्चन धरती का ला कर दो हमको ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है, और बहुत उस पर तुम सुंदर उत्तर लिख सकते हो। तुम्हारे पास फैक्ट एंड फिगर है, एक फैक्ट एंड फिगर को तुम कोई भी टॉपिक ग्रीन हाउस गैस को इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे पास उसका सॉल्यूशन है, इस्तेमाल कर सकते हो। अब तुम देखो अब 8 नंबर में कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके लिए भी मेरे पास फैक्ट एंड फिगर तैयार होना चाहिए, बीपीएससी पहले पूछ चुका है। पहली बात तो ये है कि भाई जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात इतनी चल रही है, तो भारत में ग्लोबली अगर आप देखोगे तो ग्रीन हाइड्रोजन अभी तक मात्र हम लोग 1% ही टैप कर सके हैं, इतना ही हम लोग उसको ग्लोबली प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो दूसरी बात क्या है, भारत का क्या टारगेट है, हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 5 MMT प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक, अभी 1% ही हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो भाई हम लोग इतना टारगेट रखे हैं और इतना कम कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ग्रीन हाइड्रोजन के साथ। पहला एक तो है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। ये जो है ना, अगर जिस पाइप से तुम हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करोगे, जैसे अगर एलपीजी को तुम देखोगे तो लोहा वाला में उसको आपको घर पे डिलीवरी करता है, ये क्या करता है कि उसको ब्रिटल बना देता है। जब ब्रिटल बना देगा तो इसमें से छेद होगा और हाइड्रोजन का लीक करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जब हाइड्रोजन का लीक करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है तो एक्सीडेंट होने का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस मटेरियल में वो फ्लो करेगा उसको आप स्टोर करोगे, उसको ब्रिटल बना देगा, तो एक मटेरियल का कंस्ट्रेंट होता है। तो इस पर एकेडमिया और जो साइंस
हमारे साइंटिस्ट है उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए आप इसको 1% से ज़्यादा हम लोग टैप नहीं कर चुके हैं। दूसरा, एक इसका स्टोरेज का प्रॉब्लम है। क्या है कि इट हैज़ द लो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका जब डेंसिटी बहुत कम है तो इसको स्टोर करने के लिए आपको बड़े बड़े कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होती है, स्टोरेज में भी दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस को कंज्यूम करता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इसको लिक्विफाई करना पड़ेगा, तो ये एक अलग चैलेंज है। तो मेरे पास 2 चैलेंज अवेलेबल है, बाकी हम बोल बच्चन कर देंगे, बात बना सकते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन से हमारे पास कुछ फैक्ट होना चाहिए ताकि हम जो बात कर रहे हैं वो हल्का नहीं हो। तो ये 2 फैक्ट मेरे लिए बहुत पर्याप्त है, कोई भी क्वेश्चन को ग्रीन हाइड्रोजन पे टैकल कर सकते हो। ये 2 मेरे बहुत सॉलिड पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट को हम ऊपर लिखेंगे, बाकी अगर कुछ और पॉइंट पुराना है तो नीचे लिख देंगे। हम इतना तो जरूर लिख देंगे कि एबव एवरेज हमको नंबर मिल जाए। तो अब हमको ग्रीन हाइड्रोजन से कोई भी क्वेश्चन आएगा हम बहुत उसको टैक्टफुली हैंडल कर सकते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत उसको हम टैक्टफुली हैंडल कर सकते हैं। अब देखो, ये आर्टिकल को तुम जरूर पढ़ोगे। अब ये आर्टिकल तुम देखो, ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल है। तो देखो, एयर पोल्यूशन इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो एयर पोल्यूशन बिहार का हो, बिहार में भी बहुत ऐसे सिटीज हैं जिसकी स्थिति बहुत खराब है। तो अब देखो, इस आर्टिकल को बिहार के लिए कैसे तुम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो और पॉइंट को कलेक्ट कर सकते हो मेंस एग्जाम के लिए, तो ये हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं। अब देखो, अच्छा एक चीज है कि अब जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट रहेगा, जब भी उसमें वे फॉरवर्ड लिखना होगा तो 2-3 चीज लिखना कि वी नीड टू हैंड होल्ड द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ द सोलर सेल्स। जो सोलर सेल की जो कंपनी भारत में सोलर सेल मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनको कुछ टैक्स रिबेट दीजिए, क्योंकि अगर हम कोल बेस्ड पावर प्लांट को हम लोग फेज आउट करके एक रिन्यूएबल पावर प्लांट लाना चाहते हैं तो उनको हम लोग टैक्स रिबेट देंगे, उनको हैंड होल्डिंग सरकार को देने की जरूरत है। एक बार हैंड होल्डिंग प्रोवाइड हम लोग कर देंगे तो सोलर सेल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में हो जाएगा, तो चीज़ें बहुत ही स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी। दूसरा, मेक लैंड एक्विजिशन सिंपलर। आपको पता है कि जो विंड पावर प्लांट्स आपको स्थापित करने पड़ते हैं तो बड़े बड़े जगह की जरूरत पड़ती है, और सोलर पावर प्लांट जब आप स्थापित करते हैं तो वहाँ भी बहुत लार्ज स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो भारत सरकार को और स्टेट की सरकारों को लैंड एक्विजिशन को सिंपल बनाना चाहिए ताकि हम लोग बहुत आसानी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर सके। अब जो रूफटॉप, आपको पता है कि सरकार बहुत तरह की स्कीम देती है कि आप अपने छत पर, जैसे गीजर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक सोलर प्लेट को कनेक्ट कर ले अपने टंकी से और वहां से आप आराम से पानी को गर्म कर सकते हैं। तो रूफटॉप सोलर नीड्स स्पेशल अटेंशन इन द फॉर्म ऑफ द ईजियर फाइनेंस, तो ये भी करने की जरूरत है। तो 3 वे फॉरवर्ड मेरे पास काफ़ी है, कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हो। अब देखो, एयर पोल्यूशन एक टॉपिक है, ये इन्होंने दिल्ली के लिए लिखा है, पर इसको हम बिहार के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे कि बिहार में अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो कैसे काम करेंगे। देखो, एयर पोल्यूशन के 3 प्लेयर हैं, एक तो साइंटिस्ट और एकेडमिया, दूसरा भारत सरकार या राज्य की सरकार, और तीसरा हम और आप। हमारा और आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है कि हम लोगों को क्लीन इन्वायरमेंट दीजिए। देखो, यहाँ पे इस टॉपिक को हम इस्तेमाल किए थे, फंडामेंटल राइट को। अब जहाँ भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आएगा लिखेंगे कि भारत का हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है कि उसको एक क्लीन इन्वायरमेंट दो, राइट टू लाइफ के तहत। अब देखो कितना अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट को हर जगह इस्तेमाल करेंगे, तुरंत जो है ना हिट करता है एग्जामिनर को। अब ध्यान से देखो, तो 3 प्लेयर है, एक वैज्ञानिक लोग, दूसरा सरकार और तीसरा जनता। ये जो सरकार है इसको इससे कोई मतलब नहीं है, दे गिव अ डैम टू देयर ओपिनियन। पर ये जो सरकार है इसको जनता से बहुत ओपिनियन है। अगर आप देखोगे कि जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है तो क्योंकि बिकॉज दे आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल, सो दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और जब जनता दबाव बनाती है तो ये बात मानते हैं। और ये क्या काम करना चाहता है, इसको पोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है सरकार को। सरकार को कुछ ऐसा काम करेगा जो जनता को लगे कि क्या एकदम त्वरित कदम उठाया है। जैसे ऑड इवन स्कीम दिल्ली में लेकर आया जाता है। भाई, ऑड इवन स्कीम अगर इतना कारगर होता तो बीजिंग में इसको इस्तेमाल किया गया है, मेक्सिको में इसको इस्तेमाल किया गया है, लंदन में इसको इस्तेमाल किया गया है, इसको 500 जगह इस्तेमाल किया गया है। अगर इतना इफेक्टिव होता तो ये देश इसको कंटिन्यू करते, पर वहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो भारत में कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि फिर गवर्नमेंट करती क्यों है। गवर्नमेंट बस हमको और आपको, जो जनता है, इससे डरती है, अकाउंटेबल है, इसको दिखाना चाहती है कि जब पोल्यूशन हुआ है तो देखो हम बहुत एक्टिव हैं, हम इंस्टेंट डिसीजन ले रहे हैं। तो इट इज सिंपली एन आई वॉश जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर ऑड इवन से ही अगर पोल्यूशन की समस्या ठीक हो जाए तो हमेशा ही ऑड इवन लगा के रखो। विश्व में ये, भारत में पहला प्रयोग दिल्ली में नहीं हो रहा है, मेक्सिको में हो चुका है, बीजिंग में हो चुका है, लंदन में हो चुका है, हर जगह ऑड इवन फेल कर चुका है। ठीक है, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है, एग्जाम में भी आएगा तो 3 प्लेयर अगर 38 नंबर का आता है तो ऐसे करके इसको डिपेक्ट कर देना।
तो ये एकेडमिया जो है ये क्या करता है, वैज्ञानिक लोग क्या देता है, हमको सॉल्यूशन देता है। वो सॉल्यूशन फिजिबल भी होता है और नॉट फिजिबल भी होता है। जैसे ये बोलता है कि अगर आपको दिल्ली का पोल्यूशन को टैकल करना है तो स्मोक गन्स का इस्तेमाल करिए, स्मोक टावर्स का इस्तेमाल करिए। फिर कहता है कि जो क्रॉप रेसिड्यू पंजाब में जो आप फसल को जलाते हैं, जो उनका फसल का जो अवशेष होता है उसको जलाते हैं, उसके चलते पोल्यूशन होता है। तो बोलता है कि हैप्पी सीडर नाम का एक मशीन का है, उसको इस्तेमाल करिए। वो एकदम जमीन को जड़ से निकालता है हमारे फसल को। तो वहां पर क्या होता है, क्रॉप रेसिड्यू कम बचता है, तो आप उसको पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है, इन्होंने बोला कि ट्री पॉलिसी अपनाइए दिल्ली में, यमुना के फ्लड बैंक पर आप पेड़ लगाइए, जो बड़े बड़े आप ओवर ब्रिज बना के रखे हैं वहां पर पेड़ लगाइए, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं जो डस्ट को सक करते हैं। एक से एक प्लांट है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन द सेंस कि डस्ट को मिनिमाइज करते हैं, है ना, पॉल्यूशन अवशेष को उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो एकेडमिया इनको ये फीडबैक दिया, ना ये इस पे काम करेंगे ना इस पे काम करेंगे, ये क्या काम करेंगे, ऑड इवन पर काम करेंगे, क्योंकि जनता को तुरंत दिखता है। अब क्या है कि जनता को ये जो पॉलिसीज है इसको इन्फोर्स करने की जरूरत है, पर जनता करती नहीं है। जब जनता करती नहीं तो अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स नहीं करा पाती है। तो ये फैक्ट हमारे पास पता होना चाहिए। अब कुछ हम सॉल्यूशंस रेडीमेड रखेंगे कि कोई भी एयर पोल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा फटाक से इस्तेमाल करेंगे। पहला, कुछ जब भी हम सॉल्यूशंस लिखेंगे तो हमारे पास कुछ फैक्ट एंड फिगर्स होना चाहिए सब्सटेंशिएट करने के लिए। भाई देखो, केवल ऑड इवन करने से काम नहीं चलेगा। जो डस्ट पोल्यूशन होता है वो 56% PM10 साइज ऑफ द पार्टिकल पर 2.5 मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल 2.5 माइक्रोमीटर, PM10 मतलब 10 माइक्रोमीटर साइज ऑफ द पार्टिकल होता है जो सीधा लंग्स वगैरह में चला जाता है, PM 2.5। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि जो डस्ट का पोल्यूशन होता है, आप देखते होंगे जब रोड बन रहा है, रोड का निर्माण हो रहा है तो धूल उड़ रहा है, तो जो डस्ट पोल्यूशन होता है वो 56% ऑफ द PM10 और PM 2.5 को कंट्रीब्यूट करता है। तो सरकार को पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए कि जहां भी रोड या कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर वाटर स्प्रे करिए ताकि धूल नहीं उड़े। जब धूल नहीं उड़ेगा तो एयर पोल्यूशन कम होगा। तो ये हम सॉल्यूशन रेडीमेड रखेंगे, एग्जाम में आएगा एयर पोल्यूशन पे, इसको चिपकाएंगे इस फैक्ट के साथ। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हमको यूज करने की जरूरत है। तो वेहिकुलर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द PM 2.5 इज द साइज ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। तो भाई हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, हम लोग को ऐसा ऐप बनाने की जरूरत है, बिहार में या दिल्ली में तो है भी, जहां पर हमको अगर कोई भी सरकारी गाड़ी चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, तो हमको पता चलते रहे। जैसे तुम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को देखो तो ये एक लाइफलाइन है दिल्ली का। हमको इतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दीजिए, इतना अच्छा वॉल्वो बस दीजिए, इतना अच्छा बस दीजिए बिहार में या कहीं और भी, कि जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रीफर करे, रेल को प्रीफर करे। दिल्ली मेट्रो लाइफलाइन है, उस तरह से पटना मेट्रो को स्पीड अप करने की जरूरत है, उस प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने की जरूरत है ताकि लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स को कम इस्तेमाल करें और सरकारी संसाधनों को ज्यादा इस्तेमाल करें। तीसरा, लाइफ स्टाइल इंपैक्ट। आज के डेट में तुम देखोगे तो हम और आप इतना ज्यादा गार्बेज और डस्ट गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं कि वो गार्बेज कहां चला जाता है, लैंडफिल्स में चला जाता है। तो लैंडफिल में क्या किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है। अगर दिल्ली की तुमसे बात करें तो 246 टन ऑफ म्युनिसिपैलिटी वेस्ट प्रतिदिन बर्न किया जाता है, CPCB का रिपोर्ट है। जब इतना तुम बर्न करोगे म्युनिसिपल वेस्ट को तो क्या करेगा, पोल्यूशन ही तो क्रिएट करेगा। तो मेरे पास एक अलग फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर रेडीमेड हम इसको रट के रखे हैं, कहीं भी एयर पोल्यूशन पे टॉपिक आएगा इसको हम चिपकाएंगे। दूसरा, हम लोग को इंसेंटिवाइज स्टबल बर्निंग करने की जरूरत है। जो भी पराली अगर दिल्ली के केस में अगर जलाया जाता है तो उनको भाई इंसेंटिवाइज करो, नया टेक्नोलॉजी दो, कुछ नए केमिकल्स दो, ताकि वो वहीं पे एक सड़ जाएं और उनको जलाने की जरूरत नहीं पड़े। और BS6 कार्स की जरूरत है, जो BS भारत स्टैंडर्ड 6 कार्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो उसको हमको इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये मेरे पास 4, 5, 6 पॉइंट है भाई। अब इस पॉइंट अगर है ना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट लिखेंगे, एयर पोल्यूशन पे कोई भी टॉपिक आएगा उसको हम लोग गर्दा मचा के आ जाएंगे। तो इस तरह से अपने आप को रेडी करो मेंस के लिए। बाकी तुम बताना कि और कैसे डिटेल में तुम लोग को जरूरत पड़ेगी। तो इस आर्टिकल को तुमको पढ़ने की जरूरत है, इसको जरूर आर्टिकल को पढ़ना। कोई काम का नहीं है, राम टेम्पल की बात होगी। वर्ल्ड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई काम का नहीं है। मार्केट वैल्यू, IPO कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। यहाँ पर ये तुम आर्टिकल पढ़ सकते हो, जो भी रेजोनेंस में लोग हैं तुम लोग इस आर्टिकल को पढ़ना, क्योंकि GDP वगैरह तुमको हम बता चुके हैं तो तुम लोग इसका एक्सपर्ट हो गया होगा, तो तुम लोग इसको पढ़ना। पर इस आर्टिकल से मात्र एक चीज़ काम का निकलेगा और कुछ भी काम का नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखो, 50% ऑफ द टोटल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इज डन एट द स्टेट लेवल। ठीक है, अगर मानते हैं कि भारत सरकार 100 करोड़ रुपया खर्च कर रही है तो 50 करोड़ स्टेट खर्च करता है
है ना, इतना हमारे पास स्टेट्स हैं, इन नंबर ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं। तो भारत सरकार को स्टेट के साथ एक समन्वय स्थापित करना चाहिए अगर जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो। ठीक है, जीडीपी में तुमको बता रखे हैं C+I+G+NX। तो जी में जो स्टेट की सरकार है वो 50% खर्च करती है, तो स्टेट के साथ समन्वयता स्थापित करने की जरूरत है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि जीडीपी स्टेट को भी चाहिए और देश को भी चाहिए। देश बढ़ेगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, तभी स्टेट भी प्रोग्रेस करेंगे और उनको भी बेनिफिट होगा। तो इस फैक्ट को याद रखना, अपने नोट्स में जो भी तुमको कराए हैं जीडीपी में, वहां पे ये एक फैक्ट को नोट कर लो। जो तुम दाहिने तरफ जगह छोड़ते हो ना, जो भी नोट्स बनाओ तुम लोग, तो दाहिने तरफ 1/4 स्पेस हर पेज पर छोड़ना है। जीडीपी वाले फैक्ट पे यहाँ पे ऐड कर लो कि द 50% ऑफ द टोटल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इज डन एट द स्टेट लेवल। उसके बाद आगे चलना, कोई काम का ये आर्टिकल नहीं है, ये प्रचार है, कोई काम का आर्टिकल नहीं है। इस तरह से आज का आपका पेपर खत्म हुआ। साइनिंग ऑफ फॉर द डे रोहित।